ललकार, पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार, जिस नंबर 103 वो मुझे वहीं बिठाकर एक तरफ ओझल हो गया। एक शख्स दोस्ताना अंदाज में मेरे पास आ बैठा। उसने मुझे बताया कि सुल्ताना का बाप और भाई जरगा से नहीं निकल सके। इस बात का सबको बहुत अफसोस है। चंद अफराद एक तरफ चादरें बिछाकर नमाज की तैयारी कर रहे थे, साथ साथ वो किनखियों से मेरी तरफ भी देख लेते। इनकी निगाहों में मेरे लिए हमदर्दी थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों ये हमदर्दी मुझे एक आंख नहीं पा रही थी। लगता था कि वो हमदर्दी के साथ साथ मुझ पर तरस भी खा रहे हैं, और मुझे अब तरस की ज़रूरत नहीं थी। मेरा दिल चाहता था कि अब मैं जितने हफ्ते या दिन या घंटे जिंदा रहूं, सर उठा कर रहूं और कोई मुझे काबिल रहम ना समझे। यूँ लगता था कि इन चंद दिनों के अंदर मेरी पूरी केमिस्ट्री ही बदल गई हो। एक शख्स दाएं तरफ दीवार के साथ बैठा करा रहा था। उसका बाजू टूट गया था और अब एक पट्टी में बांधा हुआ बाजू गले में चूर रहा था। यकीनन ये भी इस खूनी हंगामे का जख्मी था जो 3 दिन पहले जॉर्ज गोरा की रहायशगाह पर हुआ था। मैंने गौर से देखा और हैरान रह गया। वो हमेश था, वही जो आसाल बख्शू जिसने पकोड़ा में पहले ही रोज मेरी मुलाकात हुई थी। वो मेरे साथ मोहब्बत से पेश आया था। उसने भुने हुए चावलों से मेरी तवाज़ो की थी। आज वो यहाँ इस मुसलमान जत्थे के साथ मौजूद था जिसने हुक्म जी और जज वगैरह के खिलाफ बगावत का अलम उठाया था, और अब यहाँ ज़ेरे ज़मीन पनागाह में मौजूद थे। मेरी आंखें हमेश की आंखों से चार गई। हमेश की आंखों में नमी सी तैर गई। मैं उठकर उसके पास गया। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? वो बोला, मैं क्यों नहीं हो सकता? मेरा मतलब है तुम तो बुद्धि भिक्षु हो। भिक्षु भी तो इंसान ही होवत है। जुल्म ज्यादती देखकर उसका सीना भी जलता है, और फिर जिस तरह के जुल्म हुक्म जी और जज वगैरह कर रहे, ये तो पत्थर भी रोने पर मजबूर कर देवत है। नौजवान भिक्षु की शफाफ आंखों में गहरा दुख फैल गया। तो तुम भी जॉर्ज के घर घुसने वालों में शामिल थे? हाँ, और मेरे 2 दोस्त भी थे। जब हमें जानकारी हुई कि मुख्तियार राजपूत की बेटी सुल्ताना को रात के वक्त जेल से निकालकर जॉर्ज गोरा के घर पहुंचा दिया गया है, और अब वो बहुत से लोग जॉर्ज के घर के सामने जमा हैं, तो मैं रह ना सका। मैं वहां पहुंच गया। वहां लोगों के अंदर आग भड़कत थी और वो गुस्से से दीवाने हो रहे थे। अचानक जॉर्ज के गुंडों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद वहां जो कुछ हुआ वो डॉक्टर चौहान ने तुम्हें बता ही दिया होगा। मैं खामोश रहा। हमेश भी खामोशी से अपने टूटे बाजू को सहलाता रहा। आखिर उसने हौले से कहा, तो वहां से कब निकले थे? मुझे ठीक से याद नहीं, मैंने जवाब दिया। मेरा विचार है कि रात 2-2:30 बजे का वक्त होगा। इस वक्त हमने जॉर्ज की कोठी की तरफ से खतरे के सायरन सुने थे, पर उस वक्त हमको बिल्कुल पता नहीं था कि ये सायरन तुम्हारी कारण बजाए जा रहे हैं। ये तो अगले रोज पता चला कि तुम भी जेल की बजाय जॉर्ज की कोठी पर ही थे, और रात को जॉर्ज के 2 बंदे जख्मी करके वहां से भाग निकले हो। जिस घोड़ा गाड़ी पर तुम भागे थे वो आगे जंगल से मिली थी, बुरी तरह टूट फूट चुकी थी। एक घोड़े की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी और वो भी मर गया था। मैं अब भी खामोश रहा। उस रात के तल का खेज मनाजर ज़हन में ताज़ा होने लगे। हमेश मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा। उसकी निगाहों में हैरत के साथ साथ तारीफ का मध्यम सा अक्स भी था, जिसे बेज़बान खामोशी कह रहा हो कि तुमने दिलेरी दिखाई। तुम्हें ऐसे काम करना चाहिए थे, बल्कि बहुत पहले ऐसे करना चाहिए था। इस दौरान में चौहान वापस आ गया। उसका चेहरा सुता हुआ था। मैं और चौहान फिर कोने में बिठी चटाई पर जा बैठे। चौहान ने
कारणवश अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं, ज़हनी तौर पर भी बुरी तरह अपसेट है। तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, कम अज़ कम कल तक। हम यहाँ कब तक रहेंगे? मैंने चौहान से पूछा। अभी कुछ पता नहीं। वैसे नल पानी में छोटे सरकार को सारी बात मालूम हो चुकी है। वो जल्दी कोई फैसला कर लेंगे। अगर उन्होंने इस बार तुम्हें और सुल्ताना को पनाह दे दी तो ये बहुत अच्छा होगा। और मेरा ख्याल है कि अगर तुम्हें पनाह मिली तो इन 40-45 लोगों को भी मिल जाएगी जो तुम्हारे साथ यहाँ मौजूद है। और अगर पनाह ना मिली तो फिर काफ़ी मुश्किल होगी। ये लोग इस पनाह गाह में बहुत देर तक छुपे नहीं रह सकेंगे। फिर इन सब को वो कहते कहते एकदम खामोश हो गया। बहरहाल उसका अधूरा फिक्रा मेरी समझ में आ गया था। वो कह रहा था कि फिर इन सब को मरना होगा। जाहिर है कि इन सब में सुल्ताना और मैं भी शामिल थे। तुम्हारा क्या ख्याल है? छोटे सरकार कब तक फैसला करेंगे? मैंने पूछा। इस बारे में विश्वास से कुछ नहीं कहा जा सकता। छोटे सरकार के लिए यह बहुत कठिन फैसला होगा। इसका मतलब यह होगा कि अपने बड़े भाई के साथ इनकी पूरी तरह ठन जाएगी और हो सकता है ये झगड़ा संगीन सूरत अख्तियार कर ले। क्या तुम ये समझते हो कि छोटे सरकार हम लोगों की खैर ख्वाही में इस हद तक चले जाएंगे? चौहान ने दीवार से टेक लगाई। उसकी आंखों में सोच की गहरी परछाइयां लहराई। वो खोए खोए अंदाज में बोला, बेशक दोनों भाई हैं और कई मामलों में उनका मफाद एक है। मसलन ये चाहते हैं कि इस राजवाड़े में बाहर से कोई मुदाखलत ना हो। राजवाड़े में ऐसे लोगों को सर ना उठाने दिया जाए जो कल को राजपाट के लिए खतरा बन जाए। यह इस किस्म की दूसरी बात है। मगर ये बात सब जानते हैं कि छोटे सरकार में हुक्म जी में कहीं से ज़्यादा रवादारी और इंसाफ पसंदी है। वो अपने बड़े भाई हुक्म जी का जबर पसंद नहीं करते और जो लोग इस जबर नाइंसाफ़ी के हाथों तंग होकर नल पानी का रुख करते हैं इन्हें पनाह देते हैं। अब तुम्हारे और सुल्ताना के मामले में भी जो कुछ जरगा में हुआ है वो किसी से टका छुपा नहीं। सुल्ताना का वो खदशा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ जो उसने मुकदमे की कार्रवाई में छोटे सरकार के सामने बयान किया था। उसने कहा था कि उसे मोहन कुमार वगैरह के हवाले कर दिया गया तो जरगा में उसकी आबरू और जान दोनों खतरे में पड़ जाएगी। और यही कुछ हुआ। अब इसमें शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं। 20 लोग गवाह हैं कि सुल्ताना और उसका बच्चा जॉर्ज की रहायशगाह से बरामद हुए। गहरे तासुफ के साथ चौहान खामोश हो गया। जल्दी शाम हुई और फिर रात हो गई। इस जरे ज़मीन पनाहगाह के अंदर गहरी तारीकी फैल गई। इस तारीकी में कहीं कहीं मशलों और लालटेनों की रोशनी थी। जब धुएं से घुटन महसूस होने लगी तो मशलें बुझा दी गई और लालटेनें जलने रहने दी गई। एक तरफ से शोर उठा। पता चला कि कुछ लोगों ने किसी तारीख गोशे में छुपे हुए एक खतरनाक बिल्ले को मारा है। रात को भी इस पनाहगाह में मौजूद लोगों ने खुश्क राशन ही इस्तेमाल किया। चौहान ने मेरी कीचड़ आलूद राइफल को एक अनवर खान नामी शख्स के हवाले किया था। उसने राइफल के हिस्से बुखरे करके उसे साफ किया, फिर जोड़ा और तेल वगैरह लगाकर चमका दिया। गोलियां भी भीगी थी, ताहम अनवर खां का ख्याल था ये काबिल इस्तेमाल है। रात को लोग खो के मुख्तलिफ हिस्सों में चादरें वगैरह बिछाकर सो गए। खो के दाने की तरफ अनवर खान ने 2-3 अफराद को मुकर्रर कर दिया था। मैं और चौहान साथ साथ ही लेटे हुए थे। चौहान कुछ देर बाद सो गया। मैं जागता रहा। मेरी आंखें जल रही थी। सीने में मुसलसल आग सी रोशन थी। आधी रात के वक्त मुझे फिर बच्चे के रोने की मध्यम आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही कोई करहा और कुछ बोला। यह नस्वानी आवाज़ थी। यह सुल्ताना के सिवा किसकी आवाज़ हो सकती थी? मैं ऐसी से उठ खड़ा हुआ। नीम तारीकी में एहतियात से पाँव रखते और सोए हुए लोगों को फलांगता हुआ खो के उस हिस्से में पहुंच गया जहां सुल्ताना और उसका बच्चा मौजूद थे। यहाँ एक लैलटेन जल रही थी और मध्यम रोशनी में चटाई पर एक लड़की नजर आई। यह सुल्ताना थी, मगर वो सुल्ताना तो नहीं थी जिसे चंद रोज पहले मैंने देखा था। वो दिनों में ही महीनों की बीमार नजर आने लगी थी। मैंने देखा कि लालटेन की जर्द रोशनी में उसका रंग जरतर नजर आ रहा है। रुखसारों के कंधारी अनार इस पर पुरमुर्दा जर्दी में दफन हो चुके हैं। वो बाल खोले एक कटरी सर पर रखे लेटी थी। उसके बाल भी
बिखरे हुए थे और बालू उसके पहलू में कसमसा रहा था। मेरी तरफ देखने के बाद भी उसने जैसे मुझे पहचाना ही नहीं। चंद लम्हे खाली खाली नजरों से मुझे तकती रही। फिर उसकी आंखों में अजीब तासर उभरे। कुछ देर के लिए तो ऐसे लगा कि वो एकदम करवट बदल कर अपना चेहरा छुपा लेगी या फिर वैसे ही उठकर किसी तरफ भाग जाएगी, मगर बदतरीज इसकी शफाफ आंखों में आंसू उमड़ आए। ये आंसू मोटी मोटी बूंदों की सूरत के इसके जर्द रुखसार पर ढलकने लगे। वो उठकर बैठ गई। उसने ओढ़नी अपने सर पर फैला ली और किसी शर्मसार मुजरिम की तरह सर झुका लिया। मेरा दिल जैसे सीने में कटकर 100 टुकड़ों में तब्दील हो गया। मुजरिम कौन था? वो तो नहीं थी। अगर कोई था तो फिर शायद मैं था और मेरे हालात थे। न जाने दिल की क्या कैफियत थी कि मैं उसके करीब दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। रोता हुआ बालू चुप हो गया था और अपनी छोटी छोटी गोल आंखों से पुरहैरत अंदाज में मेरी तरफ देख रहा था। आंसू अभी तक उसकी मासूम आंखों में मौजूद थे, लेकिन वो इन्हें यकसर भूल चुका था। मैंने उसका गाल सहलाया। वो मुस्कुराने लगा और वो इस दर्द कर्ब से यकसर बेखबर था जो उसकी माँ को अपने घेरे में लिए हुए था। महरू, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। सुल्ताना की कर्बनाक अंदाज आई और अपना सर घुटनों में रख लिया और सर झुका लिया। क्यों छोड़ दूं? मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा। उसे जैसे बरकी रूह होगी। उसने एकदम हाथ पीछे हटा लिया। वो रोते हुए बोली, मुझे मत छुओ महरू, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से, खुदा के लिए। तुम्हारा कोई कसूर नहीं सुल्ताना, तुम खुद को गुनहगार क्यों समझ रही हो? मैंने बड़े कर्ब से कहा। वो रोने लगी। उसकी सिसकियों में जल्द हिचकियों में तब्दील हो गई। वो एकदम पलटी और उसने अपना सर मेरे पाँव पर रख दिया। मुझे माफ़ करना महरू, मैं बेबस हो गई थी। वो तुम्हें मार देता, वो बालू को मार देता और तुम दोनों मेरी दुनिया में नहीं रहते तो मेरे जिंदा रहने का क्या फ़ायदा था?